चलते हैं आगे कुटज के साथ। पिछले एपिसोड में हम थे, रहीम ने, मूड उनका ख़राब था, उन्होंने एक बात कही थी दोहे के रूप में, वे रहीम अब बिरछ कहाँ जिनकर छाह गंभीर, बागन बिच बिच देखियत सेहुड़ कुटज करीर। इसकी व्याख्या मैंने की थी। यानी रहीम ने लिखा कि अब वे वृक्ष कहाँ, अब वैसे वृक्ष कहाँ हैं जिनकर छाह गंभीर, जिनकी छाया गंभीर विशाल हुआ करती थी। अब ऐसी बात तो है नहीं। बागन बिच बिच देखियत सेहुड़ कुटज कुरीर, बागों के बीच में कभी कभी दिख जाते हैं क्या, सेहुड़ कुटज करीर। सेहुड़ एक कटीला पौधा होता है जिसे हम कैक्टस कहते हैं, और कुटज करीर, करीर भी कटीला पौधा है, कटीली झाड़ी की तरह है। तो इन दोनों के बीच में कुटज को रखना, ये एक तरह से निबंधकार के दृष्टिकोण से ये थोड़ा कुटज का अपमान लगता है। ऐसा कब रहीम को नहीं कहना चाहिए था। रहीम तो बड़े कदरदान थे, लेकिन होगी कोई बात, मूड ऑफ होगा, चल गई कलम आगे। गोया कुटज अदना सा बिरछ हो, गोया उर्दू का शब्द है। गोया यानी जैसे, हैं, जैसे कि कुटज अदना सा बिरछ हो। भाई कुटज अदना सा माने मामूली सा, अदना माने मामूली, अदना सा बिरछ हो। बिरछ शब्द वही दोहे से लिया गया है, वृक्ष। अदना सा बिरछ हो, कुटज तो अदना सा बिरछ मान लगता है जैसे कुटज अदना सा बिरछ हो, लेकिन बात ऐसी नहीं है। कुटज अदना नहीं है, मामूली नहीं है। और अपने उसके पेड़ के समर्थन में निबंधकार कहता है, छाह ही क्या बड़ी बात है। क्या बात है भाई, अगर छाया, किसी पेड़ की छाया ना हो, कोई पेड़ छायादार ना हो, तो बस उसी के आधार पर हम कह देंगे कि ये पेड़ नहीं है, वृक्ष नहीं है, या मामूली वृक्ष है। फूल क्या कुछ भी नहीं, यानी उस छाया नहीं देता, लेकिन फूल तो देता है ना। फूल का कोई महत्व नहीं है, छाया के लिए ना सही, ठीक है, छाया नहीं देता है, आपने उसे साधारण मान लिया। फूल के लिए तो कुछ सामान होना चाहिए, फूल देता है, कालिदास के काम आया था। कोई साधारण बात नहीं है। तो जो गाढ़े का साथी हो, जब ज़रूरत थी तब कालिदास के काम आया, वो इतना महान फूल, इतना सुंदर हंसता हुआ, और कैसी विषम परिस्थितियों में जीने वाला, और उसे आप मामूली सेहुड़ और करीर के बीच में खड़ा करते हैं। कोई सम्मान नहीं, छाया न सही, फूल के लिए तो कुछ रिस्पेक्ट होना चाहिए। ये तर्क है। मगर कभी कभी कवियों का भी मूड खराब हो जाया करता है। निबंधकार कहता है कि रहीम कवि थे, लेकिन अच्छे अच्छे कवियों का मूड कभी कभी हो जाता है खराब, और ख़राब मूड में बात, जबान जो है फिसल जाती है, कलम कुछ गलत लिख बैठती है। वे भी, यानी कवि भी, अच्छे अच्छे कवि जिनका मूड खराब हो जाता है, ऐसे कवि भी गलत बयानी के शिकार हो जाया करते हैं। गलत बयानी माने गलत बात कह देना, गलत बयान करना, गलत बयानी के शिकार हो जाया करते हैं। उनसे भी गलती हो जाती है, वो भी गलत बात कह देते हैं। उन्होंने क्या गलत कहा है? एक तो वो अदना सा नहीं है,
पहली बात है कि वो अदना नहीं है, आप उसे अदना कह रहे हैं, एक गलती। दूसरी गलती क्या है, फिर बागों से गिरकूट बिहारी कुटज का क्या तुक है। ऊपर दोहे में देखिएगा, बागन बिच बिच देखियत, बागों के बीच में दिखता है, बागों के बीच में कहीं कहीं दिख जाते हैं ये पेड़, सेहुड़ के, कुटज, करीर। तो बागों में मान लिया, बाग का क्या, बाग बगीचा, तो बागों में आप सेहुड़ देख लीजिए, करीर देख लीजिए, कुटज, वही आश्चर्य हो रहा है निबंधकार को। फिर बागों से गिरकुट बिहारी कुटज का क्या तुक है। सेहुड़ का तुक है, सेहुड़ बाग में है, हो सकता है। करीर भी, कंटीली झाड़ियाँ भी बागान में हो सकती हैं, बगीचे में हो सकती हैं, लेकिन ये कुटज, अरे भाई ये पर्वत पे रहने वाला है ना। आप उसे बाग में घसीट के ले गए, इसका मतलब आप सही में आपका मूड ऑफ है, जो मन में आया सो लिख दिया। गलती आपने की है, कोई बात नहीं, अच्छे लोग गलती कर देते हैं। फिर बागों से गिरकुट बिहारी कुटज का क्या तुक है, मैंने क्या मतलब है। बागों में वो उगने वाला पेड़ थोड़ी ही है, गिरकुट बिहारी है, कुटज नाम ही है, कुटज, कुट पर्वत, ज यानी पैदा हुआ, जिसका जन्म पर्वत पे हो, पर्वतों में रहने वाला, विचरने वाला, मौज मस्ती करने वाला, अलमस्त रहने वाला वो पेड़ है, आप उसे कहते हैं कि बाग में दिखता है। तो गलत बयानी, यही गलत बयानी है। तो कभी लोग गलत बयानी कर जाते हैं, मूड ऑफ है, कर गए, कोई बात नहीं, चलो। अब आइए अब कुटज जो है ना, मैंने पहले ही कहा, ललित निबंध में एक एक शब्द पे उसकी व्याख्या, वो शब्द कहाँ से आया। अब देखिए कुटज शब्द कहाँ से आया, इस पर बहुत मतलब विस्तार से आप पढ़ेंगे इसमें। हमें लगता है कि जैसे नाम के बारे में आपने देखा, वैसे ही अब ये कुटज जो है, इस पर लंबी चर्चा होगी, बहुत एंजॉय कीजिए इसको। कुटज अर्थात कुट से पैदा हो, कुटज जैसे पंकज, पंख से जन्मा हुआ, अंडज अंडा से जिसका जन्म हो, वैसे ही कुटज, कुट यानी पर्वत, जन्मा जिसका जन्म पर्वत से हो, वो कुटज है। अब कुट घड़े को भी कहते हैं। इस शब्दों पे जाइए, एक शब्द के कई अर्थ हैं, सबके साथ निबंधकार जो है थोड़ा खेल रहा है, और आपको भी चाहता है कि आप भी खेलें, उस खेल में आप भी शामिल हों। कुट घड़े को भी कहते हैं, घर को भी कहते हैं। कुट अर्थात कुट घड़े को भी कहते हैं, शायद मैं कुछ दूसरा शब्द बोल गया था। कुट घड़े को भी कहते हैं और घर को भी कहते हैं। ओके, कुट अर्थात घड़े से उत्पन्न होने के कारण अगस्त्य मुनि भी कुटज कहे जाते हैं। अगस्त्य नाम है, कोई महर्षि, कोई मुनि होंगे, पढ़िएगा उनके बारे में अगर रुचि हो। प्रतापी अगस्त्य मुनि, प्रतापी माने बहुत नाम यश वाले थे, उन्हें भी कुटज कहा जाता है। कहा तो जाता है, लेकिन घड़े से तो क्या उत्पन्न हुए होंगे, लगता तो नहीं है कि घड़े से कैसे उत्पन्न होंगे। भाई घड़े से नहीं हुए होंगे, नाम है, कोई और बात होगी, यानी कोई और बात होगी जो रहस्य है कि नाम उनका कुटज क्यों पड़ा, ये रहस्य है, इस पर पर्दा पड़ा हुआ है। संस्कृत में कुटहारिका और कुटकारिका दासी को कहते हैं।
क्यों कहते हैं? प्रश्न खुद से कर रहे हैं, क्यों कहते हैं, और उसकी व्याख्या भी, समाधान भी आगे दे रहे हैं। कुटिया या कुटीर शब्द भी कदाचित इसी शब्द से संबद्ध है। कुटिया या कुटीर कुट से ही जुड़ा हुआ है। कुटिया या कुटीर शब्द भी कदाचित, हाँ कदाचित शायद, इसी शब्द से संबद्ध है। संबद्ध माने संबंधित, जुड़ा हुआ है। क्या इस शब्द का अर्थ घर ही है? तो क्या कुट घर ही है? घर में अगर घर है तो घर में काम काज करने वाली दासी कुटहारिका, कुटकारिका और कुटहारिका कही जा सकती है। अगर कुट घर है तो घर में काम करने वाली को कुटकारिका कहें, कुटहारिका कह ही सकते हैं। एक जरा गलत ढंग की दासी, गलत ढंग की दासी, दासियां भी भाई कई तरह की होती हैं। कुछ दासियां होती हैं कि घर बर्बाद कर देती हैं। रामायण में, रामचरितमानस में मंथरा भी एक दासी थी, जिसने कैकेयी की मति भ्रष्ट करके, उसे भ्रमित करके उसने बहुत बड़ा कांड करवा दिया। कहानी आप जानते होंगे। मंथरा के ही कहने पे कैकेयी ने राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राजगद्दी वाली बात। तो एक गलत ढंग की दासी जो है कुटनी भी कही जाती है। कहते हैं बड़ी कुटनी है, माने इधर की बात इधर, उधर की बात इधर, कुटनी। संस्कृत में उसकी गलतियों को थोड़ा अधिक मुखर बनाने के लिए, अगर कोई दासी गलती करती है और उस गलती को मुखर, मतलब उस गलती को और प्रोमिनेंट करने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए, बड़ा करके कहने के लिए, देखने के लिए कुट्टनी कह दिया जाता है। मतलब कुटनी पर कुटनी, जैसे कुटज कूटज, वैसे ही कुटनी कुट्टनी, बड़ी कुट्टनी है, बहुत कुट्टनी है, जोर दे करके। तो उसको मुखर बनाने के लिए और प्रोमिनेंट बनाने के लिए से कुट्टनी कह दिया जाता है। अगस्त्य मुनि भी, ध्यान दीजिएगा, अगस्त्य मुनि भी नारद जी की तरह दासी के पुत्र थे क्या? इसका मतलब यहाँ पर तो ये तो स्पष्ट है कि नारद जी दासी पुत्र थे। होगी कोई कहानी, किसी दासी से उनका जन्म हुआ होगा, जैसे और भी लोग हैं जिनका जन्म दासी से हुआ है। महाभारत में आपने विदुर का नाम सुना होगा। तो पांडवों का जिनसे जन्म हुआ, पांडु और धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र अंधे हो गए और पांडु रोगी हो गए। तो दासी जिसकी दृष्टि से, जिसके दृष्टि भोग से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ और पांडु का जन्म हुआ, उसी महर्षि के, उसी महात्मा के दृष्टि भोग से दासी सामने आ गई तो दासी भी माँ बन गई और उसके गर्भ से उत्पन्न हुए विदुर, जो बड़े विद्वान, बड़े पंडित, ज्ञानी और पांडवों के बड़े हितैषी रहे। नाम सुना होगा विदुर का। तो विदुर भी दासी पुत्र थे। तो वैसे ही नारद भी दासी पुत्र थे। तो क्या उनकी तरह अगस्त्य मुनि भी? क्योंकि घड़े से पैदा होने का तो कोई तुक नहीं है। ये तो बात मानने लायक नहीं है ना कि घड़े से पैदा हो गए। और ये बात न मुनि कुटज के सिलसिले में, न फूल कुटज के, क्योंकि घड़े से अगस्त्य मुनि भी पैदा नहीं हुए होंगे और कुटज भी नहीं। कुटज को कहें कि भाई वो घड़े से कुट, क्योंकि कुट का अर्थ घड़ा है, तो घड़े से कुटज निकल गया, ऐसा नहीं है।
दोनों के सेंस में, दोनों के अर्थ में ये व्याख्या गलत है कि अगस्त्य मुनि घड़े से पैदा हुए थे और कुटज भी पर्वत से नहीं, कहीं घड़े से निकला था। ऐसी बात नहीं है। फूल गमले में होते अवश्य हैं, फूल गमले में होते अवश्य हैं, पर कुटज तो जंगल का सैलानी है। हाँ ठीक है, फूल गमले में हो जाते हैं, गमले में फूल खिलाए जाते हैं, लेकिन कुटज को गमले में, इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो जंगल का सैलानी है। सैलानी मतलब टूरिस्ट, यात्री, पर्यटक, जो लोग पर्यटन करते हैं, टूर पे जाते हैं, घूमते हैं। तो कुटज तो जंगल का सैलानी है, ये तो जंगल में रहने वाला है। उसे घड़े या गमले से क्या लेना देना? नथिंग टू डू। घड़ा और गमला। शब्द विचारोत्तेजक है। शब्द माने यह कुटज शब्द विचारोत्तेजक है। दो शब्द है, विचार और उत्तेजक, जो विचार को उत्तेजित करे, विचार में उत्तेजना पैदा करे, यानी विचार को स्टिमुलेट करे, ट्रिगर करे कि ये माने क्या है, कैसे है ना। इसको कहते हैं विचारोत्तेजना। तो विचारोत्तेजक अवश्य है। हाँ, ये उत्तेजना पैदा करता है कि शब्द कहाँ से आया, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ललित निबंध में ये सारी बातें आती हैं, एक एक शब्द पे वो शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, बना कैसे, प्रयोग में कैसे आया, वगैरह वगैरह। मुझे तो इसी में संदेह है कि यह आर्य भाषाओं का शब्द है भी या नहीं। निबंधकार कहता है कि मुझे तो डाउट है कि जो हमारी आर्यन लैंग्वेजेस हैं, आर्य भाषाएं हैं, उसमें वहाँ भी ये शब्द है कि नहीं है। एक भाषा शास्त्री, लिंग्विस्ट जिसे कहते हैं, भाषा का जो पंडित होता है, एक भाषा शास्त्री किसी संस्कृत शब्द को एक से अधिक रूप में प्रचलित पाते थे तो तुरंत उसकी कुलीनता पर शक कर बैठते थे। वैसे थे भाषा शास्त्री कि अगर कोई संस्कृत का शब्द है और उसके कई रूप अगर आ गए, है ना, एक शब्द के कई रूप, तो उनको लगता था कि भाई कहीं कुछ गड़बड़ है। क्योंकि एक शब्द अगर कई रूप में पाया जाता है तो उसकी जो कुलीनता है, वरना जो खानदान है, वो खानदान पे शक होता है कि ये खानदानी शब्द है कि नहीं है, माने उसकी प्योरिटी जो है, उसकी जो पवित्रता है, इस पे संदेह होता है। उसके कास्ट पर, जैसे आजकल मानव समाज में भी है, तो उसकी पवित्रता पर संदेह ये भाषा शास्त्री करते हैं। अगर एक शब्द के कई रूप हैं तो इतने रूप कैसे हो गए भाई, है ना। जैसे ख़ानदान में मान लीजिए कि सब, माँ गोरी है, पिताजी गोरे हैं, दादाजी गोरे थे, दादी गोरी थी, और बीच में कोई थोड़ा सा डार्क हो जाए, ज़्यादा सांवला हो जाए, तो क्या कहते हैं लोग कि गोरे नंद यशोदा गोरी तू गत श्यामल गात। कृष्ण को भी कहा गया था, राधा चिढ़ाती थी कह के। तो ये सारी चीज़ें भाषा में भी देखने को मिलता है। संस्कृत में कुटज रूप भी मिलता है और कुटच भी।
संस्कृत में क्या ना एक से अनेक रूप मिलते हैं तो उनको शक होता था, क्योंकि संस्कृत में कुटज भी है और कुटच भी, च भी है, ज भी है, च भी है। कुटज और कुटच दोनों मिलते हैं। मिलने को तो कूटज भी मिल जाता है, अगर ठीक से देखें तो कूटज भी मिलेगा। तो यह शब्द किस जाति का है? अगर भाषा शास्त्री शक करते हैं, संदेह करते हैं इसकी शुद्धता पर, तो आखिर ये शब्द किस जाति का है, किस क्लास का है, कहाँ से आया? आर्य जाति का तो नहीं जान पड़ता। इतना तो लगता है कि ये आर्य जाति का नहीं है, आर्यन लैंग्वेज जो है वहाँ से नहीं है ये। सिल्वा लेवी एक भाषा शास्त्री का ही नाम है। सिल्वा लेवी कह गए हैं कि संस्कृत भाषा में फूलों, वृक्षों और खेत बागबानी के अधिकांश शब्द आग्नेय भाषा परिवार के हैं। उनका कहना है कि संस्कृत भाषा में फूलों, वृक्षों, खेत बागवानी के अधिकांश शब्द, खेतों में बागवानी से रिलेटेड जो औजार हैं वगैरह वगैरह, ये शब्द जो हैं वो आग्नेय भाषा परिवार, आग्नेय, अग्नि, आग्नेय क्यों नाम पड़ा ये आगे देखेंगे आप। आग्नेय भाषा परिवार के हैं। भाषा का भी एक परिवार होता है, एक उसकी फैमिली होती है, किस फैमिली से है। जैसे इंसान में होता है ना, भाई आप किस फैमिली से हैं, ब्राह्मण फैमिली से, क्षत्रिय से, जो भी है। यह भी वहीं का तो नहीं है? क्वेश्चन। ये आग्नेय भाषा परिवार जो है, क्या ये वहीं से है क्या? एक जमाना था, और ये सही है। ज्योग्राफी आप अगर पढ़ेंगे और पृथ्वी कैसे बनी, पृथ्वी का पहले क्या था, कैसे था, फिर कई बार आता है जो ड्रिफ्ट हो जाता है, माने धरती का कोई अंश जो है वो भूकंप बड़ा हुआ, विशाल कुछ हुआ, और उसमें कोई टुकड़ा कट करके फिसल करके दूर खिसक जाता है, ड्रिफ्ट करता है, शिफ्ट कर जाता है। तो ऐसा हुआ था। एक ज़माना था जब ऑस्ट्रेलिया और एशिया महाद्वीप, आप नक्शा देखेंगे वर्ल्ड का, तो एशिया अभी काफ़ी दूर छिटक के चला गया है, पूरब और दक्षिण नीचे की ओर। तो एक ज़माना था जब ऑस्ट्रेलिया और एशिया महाद्वीप मिले हुए थे, पर फिर कोई भयंकर प्राकृतिक विस्फोट हुआ और ये दोनों अलग हो गए। 19वीं शताब्दी के 19वीं शताब्दी के भाषा विज्ञान पंडितों को यह देखकर आश्चर्य हुआ, है ना। 19वीं शताब्दी में जो लिंग्विस्ट्स हैं, भाषा शास्त्री हैं, वही भाषा विज्ञान पंडित भाषा शास्त्री हैं, उनको ये देख के आश्चर्य हुआ, दे वर सरप्राइज्ड, कि ऑस्ट्रेलिया के सुदूर जंगलों में बसी जातियों की भाषा, जंगलों में जो जातियां हैं, कुछ जातियों की भाषा से संबद्ध है। भाषा एशिया में बसी, वहाँ जो सुदूर जंगल में, एशिया के सुदूर जंगलों में जो जाति बसी हुई है, उस जाति की भाषा एशिया में बसी हुई कुछ जातियों की भाषा से मिलती जुलती है। तो ड्रिफ्ट की वजह से, अब सोचिए जैसे कि मान लीजिए कि ये किताब ही है, अब यहाँ कुछ विस्फोट हुआ और यहाँ पूरे जितने लोग हैं यहाँ पर सब एक ही तरह की बात बोलते हैं। कुछ हुआ, आधा कट करके स्लिप करके चला गया, तो जितने लोग ड्रिफ्ट करेंगे, शिफ्ट करेंगे या स्लिप कर जाएंगे, खिसकते खिसकते हज़ारों किलोमीटर दूर चले जाएंगे। तो चले तो गए स्लिप करके उस भूखंड के साथ,
द मास ऑफ लैंड के साथ चले गए। तो जाएंगे तो अपने साथ जो भाषा है, जो कल्चर है, रहने का जो ढंग है, वो सब कुछ लेके ना जाएंगे कि वो छोड़ जाएंगे। ऐसा थोड़ी होता है। आप मान लीजिए यहाँ से लंदन चले जाएंगे, मान लीजिए गए, तो क्या आप अपनी हिंदी यहीं रह जाएगी कि हिंदी लेके जाएंगे? वैसे ही जब ये विस्फोट हुआ और ऑस्ट्रेलिया ड्रिफ्ट करके एशिया से अलग हुआ, तो वहाँ की जो पहले, चूँकि बताया गया पहले एक एक थे, जब ये ड्रिफ्ट हुआ, कटा, तो फिसल करके जब गया तो उसके साथ जो लोग गए उनकी भाषा तो यहीं की भाषा गई, अपने साथ लेके गए वो। इसीलिए एशिया की कुछ जातियों की भाषा और उनकी भाषा मेल इन्होंने देखा, भाषा शास्त्रियों ने। भारत की अनेक जातियां वह भाषा बोलती हैं। जो भाषा वो वहाँ के लोग बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों की जो जातियां हैं जो भाषा बोलती हैं, वही भाषा भारत की अनेक जातियां बोलती हैं। वो कौन सी भाषाएं हैं? संथाली लोग बोलते हैं, मुंडा, ये भी ट्राइबल लैंग्वेज है, जिसमें संथाल और मुंडा ये दोनों भाषाएं शामिल हैं। शुरू में इस भाषा का नाम ऑस्ट्रो एशियाटिक दिया गया था। शुरू में जब ये संथाल और मुंडा ये जो भाषा जो हैं, इनको आरंभ में ऑस्ट्रो एशियाटिक दिया गया था, क्योंकि तब ऑस्ट्रेलिया जो खिसक के गया एशिया के साथ जुड़ा हुआ था, है ना। और एशिया में जो भाषा बोली जाती है, उस जंगलों में जो जातियां बोलती हैं, वही भाषा ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भी वहाँ की जातियां बोलती हैं। तो ये ऑस्ट्रो हो गया ऑस्ट्रेलिया से, और एशियाटिक, ऑस्ट्रो एशियाटिक, जैसे इंग्लैंड का एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय परिवार की भाषा, आंग्ल भारत भाषा, एंग्लो इंडियन लैंग्वेज, एंग्लो इंडियन लोग भी होते हैं। तो वैसे ही ऑस्ट्रो एशियाटिक उस भाषा का नाम दिया गया। दक्षिण पूर्व या अग्निकोण की भाषा होने के कारण, अब ऑस्ट्रेलिया आप मैप देखें, पूरब और दक्षिण, पूरब और दक्षिण दिशा में पड़ेगा वो। तो दक्षिण पूर्व, और दक्षिण पूर्व जो है अग्निकोण है, फायर कॉर्नर, जिधर हीट ज़्यादा होता है, ताप ज़्यादा होता है, इसीलिए उस कोण को अग्निकोण कहते हैं। हमारे यहाँ भी दक्षिण को अग्निकोण मानते हैं, इसीलिए दक्षिण की ओर मुंह करके कोई खाना नहीं खाता है, पैर करके सोता नहीं है। ये जो हिंदू परिवार के बच्चे हैं वो ये सब चीज़ ज़्यादा जानते होंगे। तो दक्षिण पूर्व या अग्निकोण की भाषा होने के कारण इन्हें आग्नेय परिवार भी कहा जाने लगा। ऊपर आग्नेय भाषा, यही उसका उत्तर यहाँ पर है कि आग्नेय क्या होता है, वही दक्षिण पूर्व अग्निकोण है, और उधर दक्षिण पूर्व में बोली जाने वाली जो भाषा है, इसीलिए उसे आग्नेय परिवार की भाषा कहते हैं। अब हम लोग भारतीय जनता के वर्ग विशेष को ध्यान में रखकर और पुराने साहित्य का स्मरण करके इसे कोल परिवार की भाषा कहने लगे हैं। शुरू में कहा जाता था ऑस्ट्रो एशियाटिक, लेकिन अब जो हैं ये संथाल, मुंडा, ये जो भाषाएं हैं, इन्हें हम भारतीय जनता के वर्ग विशेष को ध्यान में रखकर, इंडियन जो पब्लिक है उसका एक वर्ग विशेष मतलब एक टिपिकल माने पर्टिकुलर क्लास, स्पेशल क्लास, वर्ग विशेष, खास वर्ग, जैसे जिसको ट्राइब आप कहते हैं, ट्राइबल, तो उसको ध्यान में रख करके और पुराने साहित्य का स्मरण करके, ओल्ड लिटरेचर में भी उसका ख्याल करके इसे कोल परिवार की भाषा कहते हैं, क्योंकि पुराने साहित्य में कोल, भील ये सब मिलेंगे।
महाभारत वगैरह की भाषा में कोल भील, जो जंगली जातियाँ होती थीं उसे कोल भील कहते थे। तो वही कोल भील से कोल परिवार की भाषा कहने लगे हैं। किसे? वही संथाल, मुंडा, इन भाषाओं को कोल परिवार की भाषा। पंडितों ने बताया है कि संस्कृत भाषा के अनेक शब्द जो अब भारतीय संस्कृति के अविच्छेद्य अंग बन गए हैं। संस्कृत के ऐसे अनेक शब्द हैं जो इंडियन जो कल्चर है उसके अविच्छेद्य अंग बन गए। अविच्छेद्य, जिसको अविच्छेद्य का मतलब जिसे अलग नहीं किया जा सके। जैसे संधि विच्छेद आप पढ़ते होंगे, संधि विच्छेद माने उसको तोड़िए, ब्रेक कीजिए, अलग कीजिए। तो जिसे अलग नहीं किया जा सके, अविच्छेद्य। विच्छेद्य माने तोड़ा जा सके, अविच्छेद्य माने ना तोड़ा जा सके। वो अंग बन गए हैं इनसेपरेबल, जिन्हें अलग नहीं किया जा सके, वो इतने मिल गए हैं। इसी श्रेणी की भाषा के हैं। माने कोल परिवार, इसी श्रेणी मतलब कोल परिवार की जो श्रेणी है वहाँ से ये आए हैं। कमल, कुडमल, कंबु, कंबल, तांबुल आदि शब्द ऐसे ही बताए जाते हैं, माने इन्हीं परिवारों से हैं। पेड़ पौधों, खेती के उपकरणों और औजारों के नाम भी ऐसे ही हैं। कुछ पेड़ पौधे हैं, खेती के उपकरण मतलब टूल्स के जो औजार हैं, ये सब नाम ऐसे ही हैं, माने ऐसे इसी तरह से बने हैं, ऐसे ही परिवार से आए हैं सब। कुटज भी हो तो क्या आश्चर्य है। अगर कुटज भी इसी आग्नेय परिवार से अगर हो, जिसे आज हम कोल परिवार कहते हैं, तो अगर उसी परिवार से कुटज भी हो तो इसमें क्या आश्चर्य है। संस्कृत भाषा ने शब्दों के संग्रह में कभी छूत नहीं मानी, क्योंकि संस्कृत भाषा में तो भाई उसमें वो आग्नेय परिवार की हो, कोल परिवार की भाषा हो, शब्द हो, सब संस्कृत ने सबको लिया है। छूत माने अनटचेबल कुछ नहीं है। संस्कृत ने कभी किसी को अछूत नहीं माना, जो मिला ले लिया। न जाने किस किस नस्ल के कितने शब्द उसमें आकर अपने बन गए हैं। कितने नस्ल माने कितनी स्पीसीज, कितने टाइप्स, है ना, और कितने तरह के शब्द जो हैं आकर के संस्कृत में मिल गए हैं। संस्कृत ने बहुत मतलब देसी विदेशी कितने ही शब्द हैं जिनको संस्कृत ने अपने अंदर लिया है। और ये भी आप जान लीजिए कि जो भाषा जितना लेगी, अपने दरवाजे खिड़कियां जितना खोल कर रखेगी और जितने बाहर के शब्दों का समावेश कर पाएगी, वो भाषा उतनी ही रिच होती है, उतनी ही समृद्ध होती है। पंडित लोग उसकी छानबीन करके हैरान होते हैं। पंडित लोग उसकी छानबीन करके, मैंने रिसर्च करके कि कितने शब्द कहाँ से आए, उस पर उन्हें हैरानी होती है। संस्कृत सर्वग्रासी भाषा है। संस्कृत को सर्वग्रासी माने सब कुछ, जो सर्वग्रासी मतलब सब कुछ खाने वाला, यानी संस्कृत सब कुछ अपने अंदर ले लेती है, ऐसी भाषा है। तो आज इस एपिसोड में हम यहाँ तक रखते हैं, उसके बाद दूसरे में फिर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।